Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic of oral pathology, cyst. It is a very important topic from exam point of view and as well as viva question. So, here we start. A cyst is a pathological cavity having fluid, semi-fluid or a gaseous content and which is not created by the accumulation of the pus. Most cysts बट नॉट ऑल आर लाइन बाय एपिथेलियम. इसका मतलब क्या है, एक सिस्ट जो है वो एक पैथोलॉजिकल कैविटी है जो फ्लूइड, सेमी फ्लूइड या गैसियस कंटेन उसमें फिल्ड होता है, उसमें पस नहीं होता है और वो एपिथेलियम से लाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. और ये डेफिनेशन क्रैमर ने दी थी 1974 में. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्ट पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में. उसके बाद आ जाता है टाइप ऑफ सिस्ट. अब हमारे पास दो टाइप की सिस्ट होती है, या तो ट्रू सिस्ट या फोल सिस्ट. ट्रू सिस्ट का मतलब जो लाइन है एपिथेलियम से और फोल सिस्ट का मतलब जो लाइन नहीं है एपिथेलियम से. ट्रू सिस्ट का एग्जांपल है डेंटिचुरल सिस्ट एंड फोल सिस्ट का एग्जांपल है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट. उसके बाद आ जाता है कोई भी जो भी सिस्ट होती है. सिस्ट बहुत सारी हैं अलग अलग टाइप की, बट हर सिस्ट के तीन पार्ट होते हैं, एक ल्यूमेन, एक एपिथेलियम और एक कनेक्टिव टिश्यू. किसी भी सिस्ट को अगर हमें हिस्टोलॉजिकली डिस्क्राइब करना है तो हम इन्हीं तीन पार्ट में करते हैं. सबसे पहले ल्यूमेन, उसका फिर एपिथेलियम कैसे है, फिर उसकी कनेक्टिव टिश्यू कैसे है. बेसिक पैथोजेनेसिस सिस्ट की अलग अलग सिस्ट की अलग अलग पैथोजेनेसिस होती है, बट एक बेसिक पैथोजेनेसिस की सारे सिस्ट का एक फ्लो चार्ट क्या है, कैसे वो डेवलप्ड हो रही है और कैसे वो आगे बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग. तो एक बेसिक पैथोजेनेसिस क्या है, जैसे ट्रॉमा हुआ या कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई इन्फ्लेमेशन हुआ या कोई डेवलपमेंटल एनोमली है, तो उससे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो प्रोलिफरेट होते हैं. कौन से एपिथेलियल सेल्स, जैसे डेंटल लमाइना के या हर्टपिट एपिथेलियल रूट शीट के जो एपिथेलियल रेस्ट सेल होते हैं रूट पे प्रेजेंट या ड्यूरिंग दी जब टूथ फॉर्म हो रहा होता है, जब जो सेल रेस्ट होते हैं वो प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं किसी भी ट्रॉमा की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म होती है. अब वो सेल प्रोलिफरेट करे जा रहे हैं लाइक दिस. अब ये एक कैविटी फॉर्म हो चुकी है. अब इसमें क्या होता है, जो बीच के सेल होते हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रोलिफरेट हो गए हैं. अभी जो बीच के सेल है इनमें वीनस ड्रेनेज जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है. मतलब अंदर वाले सेल जो है वो डेथ हो गई, उनकी नेक्रोसिस हो गई ड्यू टू वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है मिड में, जिसकी वजह से एक कैविटी फॉर्म हो जाती है सिस्ट की. ये एपिथेलियल सेल हो गए और यहाँ पे फ्लूइड, इसको अब एक सिस्टिक कैविटी फॉर्म हो चुकी है ये. अब इसके आगे क्या होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है अंदर की साइड, कैविटी के अंदर की साइड फ्लूइड की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो फ्लूइड है ये सराउंडिंग टिश्यू लेने लगते हैं. वाटर इन्फ्लक्स इन दी सराउंडिंग टिश्यू, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो सिस्ट की कैविटी जो है वो बाहर की साइड एक्सपेंड करेगी. जब ये कैविटी बाहर की साइड एक्सपेंड करेगी तो सिस्ट की जो ये कैविटी है ये रिलीज करती है बोन रिजॉर्विंग फैक्टर्स. अब एक सिस्ट बड़ी कैसे होगी, जब तक साइड की बोन नहीं हटेगी. मान लो इसकी साइड में तो यहाँ पे बोन है, अब जब तक बोन नहीं हटेगी जब तक सिस्ट बड़ी कैसे होगी, बस प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, बोन रिजॉर्विंग फैक्टर रिलीज करती है सिस्ट की कैविटी, जैसे PGE2 एंड PGE3, जिसकी वजह से साइड की बोन जो है वो रिजॉर्व होने लगती है. अब साइड की बोन रिजॉर्व होगी तो सिस्ट एनलार्ज करेगी, जिसकी वजह से सिस्ट की कैविटी अब एक फॉर्म हो चुकी है. ये है बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ एवरी सिस्ट. ओके, तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ हेरीज, जो कि 1974 में ही ली गई थी. और इसमें हमें एक पैथोजेनेसिस का आइडिया लगेगा दोबारा से. जैसे सबसे पहले सिस्ट का इनिशिएशन होता है. इनिशिएशन रिजल्ट इन द प्रोलिफरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल, द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल कैविटी. सबसे पहले सेल रेस्ट ऑफ मेलेसिस, रेमिनेंट्स ऑफ द हर्टपिट एपिथेलियल रूट शीट इन द पीडियल आफ्टर द रूट फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड. उसके बाद रिड्यूस इनामल एपिथेलियम, reduce enamel epithelium, residual epithelial cells surround the crown of the tooth after the enamel formation is completed.
उसके बाद आ जाते हैं सेल रेस्ट ऑफ सेरेस, जो कि डेंटल अमाइना के रेमिनेंट्स होते हैं, इज लैंड ऑफ द एपिथेलियल सेल दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम एंड रिमेन इन द टिश्यू आफ्टर द इंक्लूडिंग द टूथ डेवलपमेंट। अब मैकेनिज्म रिगार्डिंग द एनलार्जमेंट। अब सिस्ट का एनलार्जमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके जो वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेंट है वो इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द सेक एंड एपिथेलियल प्रोलिफरेशन इंक्रीज हो रहा है, और जो साइड की बोन है, अब जब तक साइड की बोन ही नहीं हटेगी तो सिस्ट एनलार्ज कैसे होगी, तो रिजॉर्प्शन हो जाता है साइड की बोन का, क्योंकि जो सिस्टिक कैविटी होती है वो PgE3 और PgE2 रिलीज करती है, जिसकी वजह से साइड की सराउंडिंग बोन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। अब सिस्ट की एनलार्जमेंट में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि फर्स्ट म्यूरल ग्रोथ, इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, पेरिफेरल सेल डिवीजन एंड एक्यूमुलेट कंटेंट। उसके बाद हाइड्रोस्टेटिक सिक्रीशन, ट्रांसलेशन, डायलिसिस। थर्ड वन एंड लास्ट वन इज अ बोन रिजॉल्विंग फैक्टर। जब सिस्ट की कैविटी पूरी बन गई है, उसके बाद उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होकर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से कुछ बोन रिजॉल्विंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कराते हैं सराउंडिंग बोन में, और साइड के बोन को रिजॉल्व करवाते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट की कैविटी एनलार्ज करती है।